सबसे पहले तो आप देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी आपकी है, दूसरी आपकी कौन सी है, बंबई प्रेसिडेंसी है, तीसरी आपकी कौन सी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है। और फिर देख लेते हैं विदेश में, और विदेश में भी जो है खासकर से लंदन में कौन कौन से 2-3 संगठन जो लंदन में बने उसको देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो क्रांतिकारी रूप से बेसिकली कहिए कि जो तत्पर थे या फिर जो क्या कह सकते हैं उसके लिए, जो एक्टिव थे, जब सबसे ज्यादा जो क्रांतिकारी रूप से, वो सबसे ज्यादा संगठन जो थे वो कहां पर थे, बंगाल में थे। बंगाल में अगर संगठनों की बात करें तो बंगाल में बहुत सारे संगठन हैं, जिसमें से एक पहला संगठन आपके सामने आता है बंग भाषा प्रकाशक सभा। ठीक है, बंग भाषा प्रकाशक सभा। ठीक है, तो हम बंगाल को पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो इनको मिटा देते हैं। ठीक है, इनको मिटा लेते हैं, फिर मुंबई, बॉम्बे और जो है मद्रास और लंदन का बाद में करेंगे। पहले बंगाल का देख रहे हैं। बंग भाषा प्रकाशक सभा एक संगठन आपको देखने को मिलेगा कि वो बंगाल में एक्टिव हुआ, और बेसिकली देखिएगा कि ये जो संगठन था 1836 में इसकी स्थापना होती है। कब? 1836 में। और इस संगठन की स्थापना जो किया था वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय के नाम आपने सुना होगा। किसका नाम? राजा राम मोहन राय। जल्दी ही हम पढ़ने वाले हैं धार्मिक सुधार आंदोलन, और जब हम धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुखता से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो राजा राम मोहन राय का नाम आपने अगर सुना है तो अच्छी बात है, उम्मीद करता हूं कि सुना ही होगा। तो राय के कुछ दोस्त थे, उनके जरिए जो है राय की तो आगे चल करके 38 में देखिएगा कि डेथ हो गई लंदन के ब्रिस्टल में, ये वही वक्त है। लेकिन फिलहाल जो है राय के कुछ साथियों ने जो है बंगाल में एक संगठन की स्थापना करी जिसका नाम था बंग भाषा प्रकाशक सभा। और इस संगठन का काम क्या था? तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि राजा राममोहन राय के साथियों ने जो है, उनके एक ग्रुप ने जो है इस संगठन का संगठन की स्थापना करी थी। इस संगठन में देखिएगा जो खास बातें हैं वो क्या है कि इसका उद्देश्य क्या था इस संगठन का? इस संगठन का उद्देश्य था कि जो आम लोग हैं, या फिर जो बेसिकली ऐसे कहिए कि जो सरकार जो भी नियम कानून बना रही है, उन नियम कानूनों के जरिए जो है उन नियम कानूनों में क्या गलत है, क्या सही है, और लोगों को उन कानूनों को कैसे समझना चाहिए, इन सब की बातें जो है एक तो लोगों को भी समझाते थे, और दूसरी अगर उस कानूनों में कोई प्रॉब्लम है तो सरकार को क्या करते थे, ज्ञापन सौंपते थे। तो बेसिकली आप देखिएगा कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं, प्रार्थना पत्रों के जरिए जो है बेसिकली कहिए कि ज्ञापन सौंपते थे सरकार को, प्रार्थना पत्र सौंपते थे, और एक तरह से क्या करते थे, एक रिक्वेस्ट करते थे कि जो है ये जो नियम कानून है ये सही नहीं है, इसमें चेंज करना चाहिए, ये इस तरह से हो तो ज़्यादा सही होगा। तो बेसिकली प्रार्थना पत्रों के जरिए सुधार की एक कोशिश थी। या फिर ज्ञापन कह सकते हैं, ज्ञापन सौंपते थे। ठीक है, तो उसके जरिए एक सुधार की कोशिश कर रहे थे। तो याद रखिएगा कि एक बंग भाषा प्रकाशक सभा बंगाल में बना था ये संगठन। 2-3 बातें जो इसमें याद रखने की हैं कि कब, हाँ, कहाँ बना था। बंगाल का ये संगठन है, बंग भाषा प्रकाशक सभा, नाम से भी पता चल रहा है, बंग भाषा लिखा है, तो बंगाल का ये संगठन है। 1836 में इसका गठन हुआ था। राजा राम मोहन राय के साथियों ने इसका गठन किया था। ठीक है, कार्य कैसे कर रहा था? ज्ञापन सौंपता था, प्रार्थना पत्र वगैरह के जरिए जो है अपनी बात को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखता था। इसी के साथ ही आप अगर दूसरा संगठन देखिए तो आगे चल करके 2 साल के बाद 1838 में तो बनी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, है ना? लैंड होल्डर्स, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इस जो 1838 में इसका गठन हुआ, एक चीज तो आपको क्या याद रखनी है कि इसका गठन कब हो रहा है? 1838 में इसका गठन हुआ। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि इसका गठन किसने किया था, तो एक नाम आपने सुना होगा, आप ब्रह्म समाज भी जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप देखेंगे एक व्यक्ति का नाम आता है, द्वारिकानाथ टैगोर। क्या नाम था? द्वारिकानाथ टैगोर। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का जो स्थापना किया या उसकी जो शुरुआत की द्वारिकानाथ टैगोर ने किया। बेसिकली याद रखिएगा एक लाइन में कि ये जो संगठन था बेसिकली जमींदारों के हितों के लिए काम कर रहा था ये संगठन। ठीक है, पूरी तरह से जमींदारों के लिए था, और जो भी इनके सहयोगी थे, द्वारिकानाथ टैगोर के कुछ और सहयोगी भी थे, वो भी जमींदार ही थे इसमें। तो बेसिकली ये संगठन जमींदारों के हितों के रक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी याद रखिएगा कि 1838 में।
36 में कौन सा बना था? बंग भाषा प्रकाशक सभा। 38 में कौन सा बन रहा है? लैंड होल्डर सोसाइटी बन रहा है। और याद रखिए इन संगठनों से एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाता है, इसलिए इन संगठनों को स्पेशली एक टॉपिक के रूप में रखा गया। तीसरी, अगर अगले संगठन की बात करें तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया बना था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी। क्या नाम था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब ये देखिएगा कि इसकी जो गठन हुआ बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का, ये 1843 में बन रहा है संगठन। ठीक है, 1843 में ये संगठन बन रहा है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बना? 1843 में। इसके जो संस्थापक थे, एक अंग्रेज व्यक्ति थे इसके संस्थापक, नाम था जॉर्ज थॉमसन। ठीक है, क्या नाम था? जॉर्ज थॉमसन। अब इनको वो वाले ना समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप पढ़ते हैं, है ना, ईटा पर नाचे आप लोग पढ़ते हैं, तो कह देंगे कि जो है थॉमसन है, वो वाले थॉमसन नहीं है, इलेक्ट्रॉन वाले नहीं। तो ये जॉर्ज थॉमसन एक समाज सुधारक कह सकते हैं, वो उसमें से आते हैं। तो उन्होंने इस संगठन का गठन किया था। क्या नाम था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इस संगठन का नाम है। तो इतना याद रखिएगा कि ये जो संगठन था, इसमें एक खास बात ये थी कि ये जो संगठन है, जैसे आपने अभी बंग भाषा प्रकाशक सभा देखा, इसके बाद कौन सा देखा? लैंड होल्डर सोसाइटी देखा। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहा था, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, उसके बिल्कुल उलट है, ये आम लोगों की आवाज उठा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से ये बात रही कि ये संगठन ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया। ठीक है, आम लोगों का संगठन था ना, तो आम लोगों की बातें ज्यादा लंबी समय तक चलती नहीं है। हाँ, हाँ, ऐसा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा ही होता है। 1843 में ये संगठन बना था और 1846 आते-आते ये संगठन जो है निष्क्रिय हो गया। ठीक है, 46 में ये संगठन निष्क्रिय हो गया। इतनी बात याद रखिएगा। अभी तक हमने 3 संगठन को पढ़ा है। कौन सा था? बंग भाषा प्रकाशक सभा। इसके बाद हमने कौन सा देखा? लैंड होल्डर सोसाइटी देखी। और इसके बाद हमने कौन सा देखा? ब्रिटिश जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हमने देखी। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंग भाषा प्रकाशक सभा। चौथे संगठन की बात करते हैं। चौथा संगठन है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जब बात करिएगा, तो ये जो संगठन है, ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट संगठन हो जाता है। बेसिकली संगठन तो बना 1851 में। कब बना? 1851 में इसका गठन हुआ। लेकिन एक खास बात याद रखिएगा कि इसकी जो संस्थापक, एक तो नाम याद रख लीजिए, संस्थापक, ये एक बहुत बार पूछा गया भी है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है, इसको लिख लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया। इसके जो संस्थापक हैं, एक व्यक्ति थे, राजा राधाकांत देव नाम था उनका, और उन्होंने इस संगठन की शुरुआत की थी। अब एक बात याद रखिएगा कि जब जो आपने अभी इससे पूर्ववर्ती संगठनों को पढ़ा, जिसमें कौन सा था? एक लैंड होल्डर सोसाइटी, उसको साथ में जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, जो 1846 में निष्क्रिय हो गया, तो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल का जो ये है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों संगठनों को मिला करके, इसके लोगों को ही मिला करके बाद में राजा राधाकांत देव ने इस संगठन का स्थापना किया। क्या नाम था उसका? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नाम है उस संगठन का। इस संगठन की स्थापना कब की गई? 1851 में इस संगठन की स्थापना की जाती है। एक खास बात इस संगठन की याद रखिएगा कि इस संगठन में जो भी बेसिकली जो है, इसमें देखिएगा कि जो बेसिकली भूपतियों के लिए तो ये संगठन काम कर रहा है, आम लोगों को भी मिलाया गया, लेकिन जो भी इसके प्रमुख बने, प्रधान बने, वो हमेशा कौन थे? जो नेतृत्व करता रहे, वो हमेशा कोई ना कोई जमींदार व्यक्ति ही हुआ। तो इस वजह से जो मूलतः अगर देखें, इस संगठन का काम जो है वो भी जो है किधर झुकाव है? जमींदारी, या फिर दर्ज कराना होता है अपने आप को, पंजीकरण कराना पड़ता था। इस संगठन का हिस्सा होने के लिए पंजीकरण कराना पड़ता था। 30 रुपया लगता था वार्षिक, है ना? 30 रुपया वार्षिक, समझ पा रहे हैं? 30 रुपया।
उस टाइम में 30 रुपया 1851 की हम बात कर रहे हैं, और उस वक्त में 30 रुपया की वैल्यू समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा होती थी, बहुत बड़ी राशि है। सपोज करिए कि उस वक्त में लोगों की तनख्वाह जो है आने दो आने में हुआ करती थी महीने में, और ये 30 रुपया वार्षिक जो है संगठन लग रहा है, रुपया लग रहा था वार्षिक। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये इलीट क्लास के लोगों के लिए ही था, आम लोगों के बस की बात नहीं थी। दूसरी एक खास बात याद रखिएगा कि जो इसी कंपनी का या फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का एक पत्र हुआ करता था, प्रमुख पत्र, उसका नाम था हिंदू पैट्रियट। ठीक है, तो ये जो पत्र है ना, हिंदू पैट्रियट, ये जो इसी का मुख्य पत्र है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का ही मुख्य पत्र है हिंदू पैट्रियट। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, 4 संगठनों को आपने पढ़ लिया, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन तक आप आ चुके हैं। अगले संगठन की अगर बात करें तो अगला जो संगठन बना, बंगाल में एक प्रमुख संगठन बना, इंडियन लीग। ये जो संगठन है ना, बेसिकली देखिएगा कि एक व्यक्ति थे, बेसिकली बहुत समय बाद बना, वो 1851 में बना। इसके बाद देखिएगा तकरीबन 25-26 सालों के बाद 1875 में ये संगठन बन रहा है, इंडियन लीग। और इसकी जो संस्थापक थे, उनका नाम था शिशिर कुमार घोष। और ये संगठन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन लीग, याद रखिएगा। शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे। शिशिर कुमार घोष ने एक पत्रिका का भी संपादन किया था, जिसका नाम आपको पता होगा, बड़ी बार पूछा गया है, अमृत बाजार। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन जो है ये किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने ही किया था। ठीक है, चलिए अब एक बात और है कि देखिएगा कि इस जो संगठन है शिशिर कुमार घोष वाला, ये संगठन बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि इसके बाद एक और संगठन आता है, और वो कलकत्ता बेसिकली स्टूडेंट एसोसिएशन करके आया संगठन, और वो जो है संगठन ने धीरे-धीरे इसकी जगह ले ली। और फिर बाद में आपको पता है कि इसके अतिरिक्त भी अलग-अलग से संगठन आ गए, और उन्होंने जो है इस संगठन को समाप्त कर दिया बेसिकली। तो ये शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे, वो भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले संगठन की बात करें तो अगला जो संगठन आता है, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। ये संगठन एक उसी साल बना जिस साल बेसिकली शिशिर कुमार घोष ने बनाया, 1875 में ये भी संगठन बना, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। अब देखिएगा कि एक व्यक्ति थे आनंद मोहन बोस। क्या नाम था उनका? आनंद मोहन बोस। तो इसकी स्थापना किया था आनंद मोहन बोस ने। देखिएगा कि कलकत्ता के टाउन हॉल में बेसिकली जो है बैठक एक होती है, एक वहां पे छात्रों को संबोधन हो रहा होता है, और वहां पे पहली बार एक व्यक्ति आए जिनका नाम आपको पता है। क्या नाम था उनका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब यहाँ पे पहुंचते हैं, तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने छात्रों को संबोधित करना शुरू किया, तो छात्र मतलब एकदम से लालायित हो गए, और ये बड़ा फेमस हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और वहीं से सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं छात्रों के लिए एक तरह से बेताज बादशाह के रूप में उभर करके सामने आते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें लेकिन संस्थापक कौन है इसके? आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसमें आए थे, उन्होंने संबोधन दिया था। 1875 में भी ये संगठन बना था। क्या नाम था इसका? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन नाम था इसका। चलिए अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं। अगला संगठन आपका कौन सा है? 7वां। इसके बाद एक प्रमुख संगठन और है, इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन एक संगठन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट संगठन है, और बेसिकली देखिएगा कि 1875 के बाद बेसिकली 1876 में, डेट याद कर लीजिएगा, डेटें बहुत पूछी जा रही हैं। डेट का मतलब ये मत याद करिएगा कि अब ये जो है 26 जुलाई 1876 को बना, इतना याद करिएगा कि 1876 में बना है ना। हाँ, 26 जुलाई भी अगर लिखना चाहें तो 26 ऑफ जुलाई थी ये, और 1876 को ये संगठन बनता है। और बेसिकली याद रखिएगा, कलकत्ता में एक हॉल और था, अल्बर्ट हॉल, वहां पे इस संगठन की घोषणा की जाती है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों लोगों ने मिलकर के इस संगठन की शुरुआत की थी। ठीक है, इससे पहले वाला जैसे आपने देखा था कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, वो आनंद मोहन बोस ने शुरू किया था। ये वाला संगठन दोनों लोग थे,
इसमें सुरेंद्र नाथ भी थे, प्लस आनंद मोहन बोस भी थे। यहां लिख दूं, बनर्जी भी लिख देता हूं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, दोनों लोग इसमें थे, उसके संस्थापक में, और इसकी स्थापना की गई। अब देखिएगा कि इसमें भी रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था, है ना, इसमें लेकिन रजिस्ट्रेशन शुल्क बहुत कम था, महज 5 रुपया वार्षिक था इसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क। ठीक है, 5 रुपया वार्षिक देना होता था रजिस्ट्रेशन शुल्क। इसी वजह से ये जो है थोड़ा व्यापक रूप से लोगों के बीच में अपनी पकड़ बना सका, और इसने जो है सारे जो इससे पहले इंडिया लीग वगैरह जितने भी फेमस संगठन थे, सबकी जगह इसने ले लिया। किसने ले लिया? इंडियन एसोसिएशन ने। देखिएगा, इंडियन एसोसिएशन के कई सारे उद्देश्य थे, ये कभी-कभी पूछा जाता है। जैसे पहला उसका उद्देश्य था कि समान हितों वाले लोगों का जो है क्या करना था? एकजुट करना था, है ना? जिनके समान हित का मतलब ये है कि जो लोग उस वक्त चाहते थे कि आजादी चाहिए हमें, ऐसे सारे लोगों को एकजुट करना था। और भारत में देखिएगा तो अंग्रेजों के खिलाफ एक विशाल जनमत संग्रह खड़ा करना था। ठीक है, क्या करना था? एक विशाल जनमत संग्रह खड़ा करना था भारत में। साथ ही इसका एक और उद्देश्य था, हिंदू मुस्लिम एकता भी स्थापित करने के लिए ये संगठन प्रयासरत था। तो हिंदू मुस्लिम एकता, देश में अंग्रेजों के विरुद्ध या अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक जनमत संग्रह, साथ ही देखिएगा समान हित वाले लोगों को जो है जिनका कह सकते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ समान हो, उन सब लोगों को एक ध्वज तले या एक जगह पर एकत्रित करना था, जिससे कि आगे आसानी हो सके। अब देखिएगा कि बात क्या होती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे बात यह है कि जो आनंद मोहन बोस, जब ये संगठन बना इंडियन एसोसिएशन, तो देखिएगा कि इसकी जो है पहली जो बेसिकली वार्षिक अधिवेशन है, वो हुआ था 1883 में। इसका पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन। तो जो फर्स्ट हुआ था वो 1883 में हुआ था। 29 दिसंबर भी है डेट, अगर चाहे तो लिखें, लेकिन छोड़ दीजिए। 29 दिसंबर 1883 को शायद, हाँ 29 दिसंबर ही है। ठीक है, हाँ 29 दिसंबर ही है, सॉरी। 29 दिसंबर 1883 को पहला अधिवेशन होता है, लेकिन दूसरा अधिवेशन इसका देखिएगा, सेकंड अधिवेशन, इसका दूसरा अधिवेशन होता है 25 दिसंबर 1885 को, इसका दूसरा अधिवेशन हो रहा था। इसी वजह से देखिएगा कि जब कांग्रेस, इसी के ये वही समय है जब कांग्रेस की स्थापना हो गई है और कांग्रेस का अधिवेशन भी यही हो रहा है। ठीक है, तो इसी समय में कांग्रेस का अधिवेशन भी हो रहा है। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, वो कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन है उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। ये यही वजह था। क्या वजह थी? कि इंडियन एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, दूसरा अधिवेशन 25 दिसंबर से वो शुरू हुआ, उसी के बाद से कांग्रेस का अधिवेशन जस्ट उसी के साथ चल रहा था, और इसी वजह से ये वहां पर अपीयर नहीं हो पाए, वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। तो ये थी एक इंडियन एसोसिएशन, और ये भी एक प्रमुख संगठन थी। अच्छा, अब देखिएगा कि एक आंदोलन इन लोगों ने चलाया था, बड़ा फेमस हुआ था, सिविल सर्विसेज आंदोलन, या जिसको जो है हिंदी में कहते हैं भारतीय जानपाद आंदोलन भी कहा जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? ऐसा वर्डिंग कभी-कभी एग्जाम में प्रयोग अगर कर देगा तो उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हिंदी वाला इस टर्म को भी देखिए, भारतीय जानपाद आंदोलन, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसको इसी को ही कहते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज मूवमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इंडियन सिविल सर्विसेज मूवमेंट या फिर भारतीय जानपाद आंदोलन के नाम से ये जाना जाता है। अब होता क्या है कि ये बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन की शुरू किया। बेसिकली आप देखिएगा कि जो उसमें एक नाम था, उनका क्या नाम है, केशव चंद्र सेन जो थे, वो भी इसमें अपीयर हुए थे। केशव चंद्र सेन को आप लोग फिर से पढ़ेंगे जब धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे होंगे, ब्रह्म समाज में वो भी आते हैं। ठीक है, तो उनका नाम वहां पे फिर से अपीयर होगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा कि जो ये इंडियन सिविल सर्विसेज मूवमेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने चलाया। क्या रीजन क्या थे? बेसिकली आप देखिएगा कि इंडियन सिविल सर्विसेज, यहां से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कौन सा था। तो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो जन्मदाता है वो कार्नवालिस था। इंडियन सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कौन है? कार्नवालिस था। तो कार्नवालिस ने इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी। अब देखिएगा कि बाद में बड़े सारे विवादों के बाद, बड़े मुश्किल से जब 1853 का चार्टर आया,
तो 1853 के चार्टर से इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आरंभ की गई कि ठीक है, जो भी अब सिविल सर्वेंट बनेंगे प्रतियोगी परीक्षा होगी। लेकिन अभी परीक्षा जो है वो क्या होती थी, सिर्फ और सिर्फ कहां पर होती थी, लंदन में होती थी। ठीक है, आगे चल करके 1861 का जब वक्त आया, इसमें थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ये देख लीजिएगा, सिविल सर्विसेज मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं, सीएसएम पढ़ रहे हैं, सिविल सर्विसेज मूवमेंट। 1861 में आप देखिएगा कि सरकार ने जो है इसके लिए जो आयु सीमा थी उसको जो है 22 वर्ष कर दिया था। सरकार ने आयु सीमा को कितना कर दिया था, 22 वर्ष निर्धारित किया। और साथ ही देखिएगा कि परीक्षा कहां हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ लंदन में परीक्षा होनी सुनिश्चित की गई। परीक्षा होनी शुरू की गई लंदन में, लेकिन फिलहाल के लिए आप 1861 में 22 वर्ष की महज आयु होती थी। इंडिया में सपोज करिए उस वक्त में साक्षरता दर ही क्या रही होगी। लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए कि 1863 में पहले भारतीय आईएएस के आईसीएस तब वो आईसीएस बनते थे, ठीक है, इंडियन सिविल सर्वेंट होते थे, आईसीएस। पहले आईसीएस जो है 1863 में कौन बनते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं पहले आईपीएस आईसीएस बनते हैं। ठीक है, सॉरी सत्येंद्र सिन्हा नहीं, टैगोर हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है, सत्येंद्र नाथ टैगोर नाम है, सॉरी, हाँ मिस्टेक। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है 1863 में पहले भारतीय आईसीएस के रूप में उनका चयन होता है। 1866 में सरकार ने क्या किया कि उम्र सीमा को फिर से घटा दिया और उसको घटा करके 21 वर्ष कर दिया। कब, 1866 में आयु कितनी कर दी गई, 21 वर्ष कम कर दी गई, एक साल और घटा दी गई कि इंडियंस को रोक दिया जाए। और इसके बाद 1869 में इसके बावजूद 4 व्यक्ति जो है आईसीएस की परीक्षा को पास करते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति आप देखिएगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे, जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा को पास किया 1869 में। ठीक है, चलिए उसको लिख दूं क्या, हाँ, 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस 3 अन्य, तो 4 लोग जो हैं आईसीएस की परीक्षा को पास करते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी देखिएगा कि असम के कलेक्टर भी रहे और फिर 1874 में 74 तक थे असम के कलेक्टर, 1869 से लेकर के 74 तक। लेकिन 74 में इनको क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया जाता है। 74 में असम के कलेक्टर के पद से सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन तो इसके बाद वो आगे फिर राजनीति में आ गए। लेकिन आगे चल करके सरकार ने क्या किया कि 1877 का जब ये दौर आया, ये वही दौर है ना, आपको याद आ रहा होगा कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनी थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनी और 77 में ही सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो उम्र सीमा थी उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया, 21 वर्ष से भी। तो इसी उम्र को घटाने को लेकर के कि 19 वर्ष, मतलब ये 19 वर्ष बहुत कम हो जाता है भाई। 19 वर्ष की आयु में आईसीएस की परीक्षा, उस वक्त में जब इंडिया में इतनी जो है बेहतर शिक्षा की सुविधा नहीं थी, और वो भी एक तो परीक्षा लंदन में होती थी। ठीक है, तो 19 वर्ष की आयु मतलब इंडियंस के लिए बहुत कम थी। तो 19 वर्ष कर दिया गया फिलहाल ये आयु। और इस वजह से जो है जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उन लोगों ने कलकत्ता के टाउन हॉल में बाकायदे बैठक बुलाई, जिसमें केशव चंद्र सेन भी पहुंचे, और फिर ये आंदोलन वहीं से शुरुआत होता है। बाद में देखिएगा कि 1923 में, है ना, सरकार जो है बाद में इन सारी बातों को मानने के लिए तैयार हुई और सरकार ने क्या किया कि जो परीक्षा थी वो भारत और ब्रिटेन दोनों में कराने के लिए राजी हो गई कि ठीक है, भारत में भी इसकी परीक्षा हो पाएगी और ब्रिटेन में भी इसकी परीक्षा हम कराए देंगे। तो दोनों जगहों पर परीक्षा कराने के लिए वो राजी होती है। चलिए कुछ और संगठनों को देखते हैं प्रमुख रूप से। तो बात कर लिया था हमने अभी तक बंगाल के संगठनों की, हमने बात किया बंगाल के प्रमुख, हमने 7 संगठनों की बात की, जिसमें से हमने कौन कौन सा देखा, बंग भाषा प्रकाशक सभा को देखा, लैंड होल्डर सोसाइटी को देखा, फिर देखा आपने बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या सोसाइटी कह सकते हैं उसको देखा। फिर आपने देखा होगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को आपने देखा, इंडियन लीग को आपने देखा, और फिर आपने कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन को देखा, और फिर आपने जो है इंडियन एसोसिएशन को देखा फाइनली। ये तो ये सारे 7 संगठनों को हमने अभी तक पढ़ा।